हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। वेलकम टू द अन अकेडमी। आप सभी का अन अकेडमी में स्वागत है। लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर, लेट्स क्रैक इट। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन +6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है और अब मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके। हमारी अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जाएं और डाउनलोड करें। फटाफट से आप इस ऐप को डाउनलोड कर दें सो दैट आप हमसे कनेक्ट होके जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं आप उसको उठा सकें। नाउ व्हाट इज़ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज़ डेली लाइव क्लासेस। हम आपके साथ एवरी डे एक फिक्स शेड्यूल पे लाइव क्लास करते हैं। आप लाइव क्लास में हमसे डायरेक्टली इंगेज हो सकते हैं। 1-to-1 डाउट आप वहाँ पूछ सकते हो। जो भी आपके मन में डाउट हो आप वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज़ हम वहाँ पोल करवाते हैं। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन का एनालिसिस देखने के लिए कि आपने क्वेश्चन किया तो, लेकिन कितने सेकंड्स में उस क्वेश्चन को ख़त्म किया ये भी इंपॉर्टेंट है। और कितने बच्चों ने सवाल सही किया या कितने बच्चों ने सवाल गलत किया, इनके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, पोलिंग कराते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट एंड क्विज। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपको अभी कितने हार्डवर्क की ज़रूरत है। इसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, या आप हमारे साथ क्विज़ अटैम्प्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और कितनी हार्डवर्क करने की और ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं और क्विजेज होती हैं। ठीक। थर्ड वन इज़ स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है वो एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, सो दैट आप हमारे साथ अपनी बेस्ट प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। नॉर्मली क्या होता है कोचिंग्स में, जब आप जाते हो तो वहाँ पे जाओगे, पढ़ोगे और चले जाओगे, और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सर वो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं सोच रहा हूँ दोबारा सुनूँ, तो कहाँ जाओगे। या किसी रीज़न से तुम आज कोचिंग नहीं जा पाए, तुम्हारा तबीयत ख़राब हो गई या कोई और फैक्टर रहा और आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया, तो अब क्या करोगे। तो वो तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था और वो एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगा, आप जानते हो ये बात को। ठीक है, तो आपका वो लॉस है ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन आप हमारे साथ जब कनेक्ट होते हो तो हम बोलते हैं इन केस अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो और अपने कंफर्ट जोन में लेके स्टडी कर सकते हो। हम कभी नहीं चाहते कि आपका एक भी टॉपिक मिस हो। आपका एक एक टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड एक्सेस बहुत प्यारी चीज़ है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारी इकोनॉमिकल, बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है। ठीक है, इकोनॉमिकल में वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो देखो यार, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया के हैं वो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए साल का फीस ले लेते हैं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ ओनली एंड ओनली पूरे साल का आपसे सिर्फ 30,000 लिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि आपको और डिस्काउंट चाहिए तो दिस इज़ माय कोड। आप प्लीज़ मेरा कोड डालिए, दैट इज़ DHIREN, और जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे तो आपको इंस्टा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 27K। तो सोचिए, इतना कम अमाउंट में शायद ही इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको पढ़ाता होगा। ये सिर्फ 27,000 में केमिस्ट्री नहीं है। मज़े की बात देखोगे तो 27,000 में आप PCM है, मतलब फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, मैथ भी पढ़ सकते हो, और एक ही टीचर से नहीं, अनलिमिटेड फैकल्टीज से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड फैकल्टीज आपको इसे पढ़ाते हैं। अगर आपके पास माय डियर मौका है, आपको लगता है कि आपके पास 1 साल से ज़्यादा का समय है और 2 साल का समय है, तो मेरी मानिए आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओनली एंड ओनली सिर्फ डिफरेंस देख सकते हैं 5,000 का है। आप एक्स्ट्रा 5,000 पे करके 12 मंथ की जगह 24 मंथ्स के लिए आप जुड़ सकते हो। सोच सकते हो, सिर्फ 5,000, ओनली एंड ओनली 5,000 देख के पूरा 1 साल का फ़ायदा आप और उठा सकते हो।
इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये भी आप एक साथ नहीं पे कर पा रहे हो तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। EMI ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ की EMI है। आप सोचो कि 12 मंथ की EMI हमारे यहाँ पड़ रही है 2250 रुपये। अब सोचो 2250 में PCM तीनों सब्जेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टीज से शायद कौन पढ़ाता होगा, आप बता दो। अनअकैडमी के अलावा इंडिया का शायद कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो आपको इतने इकोनॉमिकल फीस में पढ़ाता होगा। ठीक है, फटाफट से बिना सोचे आप फटाफट से इसको प्लान को लीजिए और हमसे कनेक्ट होइए और हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट माय डियर, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, उस सीरीज़ का नाम दिया है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मेरा मोटिव ये था इसके अंदर कि मैं सारे चैप्टर को तो कवर नहीं कराऊंगा, लेकिन हर एक चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको उठाता हूँ और उसको आपको कराता हूँ। तो मैंने सीरीज़ का नाम रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज़। ठीक है, उस टॉपिक के सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है और ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 6 है माय डियर। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, पार्ट 6 को देखने से पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 आप ज़रूर देखें, तभी आप 6 का फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि सब कुछ टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आप 6 देख रहे हो और आपको नहीं पता है कि 5 में क्या हुआ था, तो शायद आपको वहाँ पे एक अनकम्फर्टेबिलिटी आए जिस वजह से आप उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाओ। तो ठीक है, अगर आप 6 को वॉच कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1, 2, 3, 4, 5 को ऑलरेडी वॉच करके बैठो, तभी आप 6 को वॉच करना। ठीक है, आज के टॉपिक में मैंने शुरू किया है आज का जो टॉपिक आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है बैक बॉन्डिंग और दूसरा है आपका ब्रिज बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग दोनों के एप्लीकेशंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इनको समझाता हूँ ये क्या होते हैं, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्या डिफरेंस होता है बैक बॉन्डिंग में, क्या डिफरेंस होता है ब्रिज बॉन्डिंग में। ये सारे टॉपिक बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहला हम शुरू करते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा बैक मतलब अपने अंदर बॉन्डिंग करने वाला। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात नॉलेज दे दूं कि नेचर में बेटा स्पीशीज 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एक होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपन लोग हाइपोवैलेंट स्पीशीज भी बुलाते हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ हो, उनको आप बुलाते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ BH3 का। अब आप देख सकते हो कि BH3 में बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने सही कहा 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 बोरॉन के पास खुद के थे और 3 उसने हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए। तो टोटल मिला के बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब बोरॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इट मीन्स ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, उसी तरह और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बुलाते हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट में खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब BF3 की शक्ल को देखो तो बहुत मासूम सी शक्ल है, और इस बेचारे की शक्ल मासूम होने के पीछे कारण क्या है? देखो, एक तो बेचारा ये गरीब पैदा हुआ, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, और इसके साथ खुदा ने क्या किया, आगे पीछे उसके साथ फ्लोरीन लगा दी। अब एक तो बेचारा वो गरीब कंजड़, उसके आगे पीछे फ्लोरीन लगाओगे तो वो और बर्बाद हो जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे।
मतलब एक तो मैं गरीब, उसके बाद तुम फ्लोरीन लगाओगे तो गरीबी में आटा गीला कर दिया तुमने। तो सोचो बेचारे BF3 के साथ क्या हाल हो रहा होगा इस टाइम। तो ये एक तगड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, लेकिन वो कहते हैं ना, खुदा के दर पे देर है अंधेर नहीं है, आगे चल के बैक बॉन्डिंग में BF3 को यही होने वाला है। हम आगे यही डिस्कस करेंगे कि कैसे BF3 स्टेबल है। ठीक है, अभी बेसिक नॉलेज। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। रिच का मतलब इसको हम लोग हाइपर वैलेंट भी बुलाते हैं, हाइपर वैलेंट भी बुलाते हैं, मतलब ऐसे स्पीशीज़ जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसको आप इलेक्ट्रॉन रिच बुलाते हो या हाइपर वैलेंट बुलाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं PCl5 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब आप PCl5 के बारे में देखोगे तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन से इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो टोटल मिला के बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो आंसर इज सर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑक्टेट से कितने ज़्यादा हो गए, ऑक्टेट से 2 ज़्यादा हो गए। चूँकि ऑक्टेट से ये ज़्यादा हैं इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ जिसमें ऑक्टेट से ज़्यादा होंगी वो इलेक्ट्रॉन रिच या आपकी क्या कहलाएंगी, हाइपर वैलेंट कहलाएंगी। तीसरी स्पीशीज़ आएंगी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इनको बेटा स्वर्ग मिला होता है, मतलब ना इनमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही इनमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मीथेन का 8 इलेक्ट्रॉन है, CO3 2 माइनस का। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं केमिस्ट्री में। इन सब में क्या है ना, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के बराबर हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज। अब मैं आपको ये इस बात के लिए बता रहा हूँ कि आपको बैक बॉन्डिंग पहचाननी होगी, और बैक बॉन्डिंग को पहचानने के लिए आपको ये पहचानना होगा कि स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। आई होप आप ये तो पहचान लोगे कि डेफिशिएंट है कि रिच है कि प्रिसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, ये जो आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, ये वैलिड ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के लिए है। किसके लिए वैलिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कम हो, उसमें आती है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद उसके डेप्थ में जाऊँगा। जैसे मैंने कहा कि ये बेटा BF3 है मान लो। अब बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 फ्लोरीन से मिल गए, इसके मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। बात समझ पा रहे हो? ओके, अब बोरॉन चाह रहा है कि मेरा ऑक्टेट भी कवर हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको पता है कि मेरे आगे पीछे क्या लगी हुई हैं, फ्लोरीन लगी हुई हैं। फ्लोरीन तो पता है आपको सबसे ज़्यादा दूसरों को बर्बाद करने में मदद करती हैं, क्योंकि खुद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म करती हैं। ठीक है, और बीइंग द फ्लोरीन टू बी स्मॉलर साइज, उनके ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरनल कंपेंशन होता है। क्या बोला मैंने, उनके ऑर्बिटल्स के बीच में, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर इंटरनल कंपेंशन होता है। इसका मतलब होता है कि इंटरनली उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्जन होता है। अब होता क्या है, एक तो फ्लोरीन वैसे ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरी साइज छोटी और सर पे उसके 3 लोन पेयर। तो साइज छोटी होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटरनल रिपल्जन दिखाते हैं, और इस वजह से फ्लोरीन ये चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, तो बोरॉन से बोलता है कि बोरॉन भाई तेरे ऑक्टेट देख इनकम्प्लीट है और मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। क्या बोला उसने, फ्लोरीन ने कहा कि मेरे पास खुद ही आपस में साइज़ छोटी है और बहुत सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, और चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर पास पास होंगे तो रिपल्जन होता है, उस रिपल्जन को कंपेंशिएट करने के लिए फ्लोरीन ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कहो वो बोरॉन को बैक बॉन्डिंग की हेल्प से रिटर्न कर दिए। बैक क्यों होता है, बैक का मतलब होता है पहले मैंने तुमसे लिया होगा, अब मुझे तुम्हें वापस कर रहा हूँ। भाई मैंने तुमसे पहले 4 टॉफ़ी ली, अब मैंने तुम्हें वापस कर दी, तो वो क्या वर्ड यूज़ हुआ, बैक वर्ड यूज़ हुआ। तो पहली बॉन्ड तो आपको साफ साफ पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनी होगी बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, इसमें आपस में इनके बीच में शेयरिंग हुई होगी। लेकिन इसके शेयरिंग होने के बाद, कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद
फ्लोरीन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे जो उससे झेले नहीं जा रहे थे वो वापस बोरॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, सो दैट वो रिपल्जन से बच सके, अपने अंदर को इंटरनल कंपेंसेशन से बच सके। इस वजह से उसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, और इसी बेसिक से टर्म को हम लोग बैक बॉन्डिंग बुलाते हैं। तो तुम कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लोरीन के घर में बहुत छोटा है और उसके छोटे छोटे घर में इतनी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपल्जन करते हैं। मतलब एक बात तो ये बोल सकता हूँ कि बैक बॉन्डिंग जो बेसिकली आती है वो इंटरनल रिपल्जन की वजह से आती है, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से आती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या इंटरनल कंपेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो उसके खुद को उसको इलेक्ट्रॉन झेले नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो अपने मेंबर को जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसे कहता है कि ले तू भी अपना ऑक्टेट भी पूरा कर ले और तू भी खुश हो जा और मैं भी खुश हो जाऊँ। और ऐसा करने के बाद कंडीशन उसको कुछ ऐसी आती है, एक एरो दिया जाता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एरो बताता है कि फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोरॉन को ट्रांसफर किए वाया द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत नई चीज सीखी आपने कि फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप बोलोगे सर हम तो ये पढ़ के आए हैं, सर फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्या पड़ गई उसको देने की। तो देखो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, उसको देने की इसलिए पड़ी कि उसके अंदर इंटरनल रिपल्जन था उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में, और उसने उसको ट्रांसफ़र किया उससे इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर तभी स्टेबल है जब ओवरऑल मेंबर का, या यूँ कहूँ जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। BF3 उतना अपने आप में अगर ना देता तो स्टेबल ना होता, लेकिन उसने अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो अब 6 से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, अब 6 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस स्टेबिलिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा, और इस वजह से फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर बोरॉन को ट्रांसफ़र कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप सवाल में ये पूछोगे कि सर क्या बेसिक कंडीशंस हैं बैक बॉन्डिंग की, हमें कैसे पता चलेगा कि सर कहाँ पे इंटरनल क्लाउड का रिपल्जन होगा और किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो देखो पहली बात तो ये बात याद रखना कि जो एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। अब चाहे इधर MTP हो चाहे इधर MTD हो, लेकिन उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो डोनर होता है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में इंटरनल कंपेंशन होना चाहिए या इंटरनल रिपल्जन होना चाहिए, और ये इंटरनल रिपल्जन की वजह से उसको देना पड़ जाए, मतलब उसका घर छोटा हो। इमेजिन करो कि अगर यहीं मैं फ्लोरीन की जगह आयोडीन रखता, तो आपको पता है कि आयोडीन का घर बहुत बड़ा है, उसमें ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, तो आयोडीन काहे इलेक्ट्रॉन देगा, काहे इलेक्ट्रॉन आयोडीन बोलेगा यार जब मैं रख ले रहा हूँ तो मैं तुम्हें क्यों दूँ। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन उतने इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल शुरू करूंगा, ये तो बस मैंने बेसिक बताया है कि इंटरनल कंपेंसेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशंस थी, लेकिन जो आपको एग्जाम में याद रखनी है उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शन कंडीशंस। क्या बुलाते हैं? ऑर्बिटल सिलेक्शन कंडीशन। कौन से ऑर्बिटल से किसको इलेक्ट्रॉन जाना है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शन कंडीशंस। यही मेन कंडीशन अगर आप सीख गए, अगर आप समझ गए तो आप बैक बॉन्डिंग कर जाओगे। ठीक है, तो आओ सीखते हैं ऑर्बिटल सिलेक्शन कंडीशंस। कौन से ऑर्बिटल का सिलेक्शन किया जाए कि सो दैट बैक बॉन्डिंग हो सके। लॉजिक सोचना। सबसे पहली कंडीशन है 2p2p। 2p2p का मतलब देने वाला भी 2p हो और लेने वाला भी 2p हो।
ये दोनों चलता है, देने वाला भी 2p हो और लेने वाला भी 2p हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दिया आपको BF3 का, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि फ्लोरीन के पास कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने 2p ऑर्बिटल से। क्लोरीन अपने कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो 2p में रख रहा है। तो चूंकि फ्लोरीन 2p से दे रहा है और Br इसी के 2p में ले रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पहली कंडीशन 2p एंड 2p, ठीक है। ओके, 2p से दे रहा है और वो 2p पे रख रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर कट, याद रहेगी बात। दूसरी कंडीशन होती है 2p 3p कंडीशन। इसमें ये बात याद रखिएगा, हमेशा 3p 2p को डोनेट करेगा। क्या बोला, हमेशा 3p 2p को डोनेट करेगा, कभी भी 2p 3p को डोनेट नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने, 3p 2p को डोनेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया BCl3, ठीक है। अब क्लोरीन के पास देखें तो ये कौन से ऑर्बिटल से है, 3p ऑर्बिटल से। ये बोरॉन कौन से ऑर्बिटल से है, तो आप बोलोगे सर 2p ऑर्बिटल से। तो ये 3p से इसके 2p में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। 3p से इसके 2p में ट्रांसफर करेगा, इसको बोलते हैं 3p से 2p। अच्छा, एक पल एक को नाम और भी देते हैं, भाई ये साइड एटम है मान लोगे, और बेटा ये सेंट्रल एटम है। तो ये बॉन्डिंग ऐसे भी बोली जाती है, फ्रॉम साइड एटम टू सेंट्रल एटम। क्या बोला, क्लोरीन साइड एटम में है, Br सेंट्रल एटम में है, तो ये बॉन्डिंग साइड एटम टू सेंट्रल एटम भी कही जाती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है 2p 3d कंडीशन। याद रखना, 2p 3d को दे सकता है, 2p 3d को दे सकता है, लेकिन 2p 3p को कभी नहीं दे सकता। हाँ, बुक्स लिखती हैं कि 3p के अंदर मेटालिक कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं और मेटालिक कैरेक्टर की वजह से वो उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्सेप्ट करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं 2p से 3d का, तो देखो इधर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज लगाया। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, कार्बन चाह रहा है कि मेरा सिरदर्द कोई ले ले, तो क्लोरीन अपना क्लोरीन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास एक एम्प्टी d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। क्या खाली पड़ा है, एम्प्टी d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तू मुझे एक काम कर, मेरे एम्प्टी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। अब कार्बन ने कौन सा ऑर्बिटल से दिया, 2p से दिया, क्लोरीन ने किस में लिया, 3d में लिया। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, क्लोरीन की खासियत होती है, क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो 3d में करेगा। क्या बोला, एक्सेप्ट करेगा तो 3d में करेगा, और क्लोरीन डोनेट करेगा तो वो 3p से करेगा। क्या बोला मैंने, एक्सेप्ट करेगा तो अपने 3d में करेगा, और डोनेट करेगा तो 3p से डोनेट करेगा। क्लोरीन क्या बोला, जब भी डोनेट करेगा, जब भी, जैसे यहाँ आपने देखा क्लोरीन डोनेट कर रहा है तो किससे डोनेट कर रहा है, 3p से, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है तो अपने 3d में एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर कट है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है क्लोरीन के साथ लोगों को, तो याद रखना है एक्सेप्ट कहाँ करेगा, अपने 3d में करेगा, और डोनेट अपने 3p में करेगा। 3p में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, तो 3p के अंदर थोड़े से मेटालिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 कंडीशंस को आप कहीं लिख लीजिए, यही बेसिक 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग की। इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं, और आप वीडियो पॉज करके देखिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। That is some examples of back bonding. बैक बॉन्डिंग के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो बैक बॉन्डिंग का है वो आपका है BF3।
आप मुझे बताइए BF3 बैक बॉन्डिंग पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये तो अभी अभी बात हुई आपसे, ये तो अभी अभी बात हुई आपसे कि भाई हाँ फ्लोरीन के अंदर इंटरनल रिपल्जन है, तो ये इसको दे देगा। तो कहाँ से कहाँ दे रहा है, अब ये बता दे जाओ। 2p से दे रहा है और 2p में ले रहा है। फ्रॉम साइड एटम टू सेंट्रल एटम, ये भी बताते चले जाना, फ्रॉम साइड एटम टू सेंट्रल एटम। अगला एग्जाम्पल है BCl3, क्या ये बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? तो ये भी अभी डिस्कशन हुआ है, ये भी अभी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा, क्लोरीन देगा। क्लोरीन अपने कहां से देगा, 3p से देगा। बोरोन अपने किस में लेगा, 2p में लेगा। क्या कंडीशन, साइड एटम टू सेंट्रल एटम, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरी एग्जांपल, क्या BBr3 बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? सोचो, क्या BBr3 बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? अब आप देखो लॉजिकली, ये देखो, क्या आपको ये बैक बॉन्डिंग दिखा रहा? कहाँ की बैक बॉन्डिंग भाई, इसको ये टोनेट कर दे, लेकिन ये कौन से ऑर्बिटल से है, ये कौन से ऑर्बिटल से है, 4p ऑर्बिटल से है। ये कौन से ऑर्बिटल से है, 2p ऑर्बिटल से है। तो क्या 2p 4p बैक बॉन्डिंग करा दूं क्या है? तो आंसर इज नहीं, मतलब ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। उसी तरह Bi3 बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, मतलब नहीं बनता। जब 4p से सॉरी जब 4p से 2p नहीं दिखाया, तो क्या उम्मीद कर रहे हो 5p से 2p दिखाने की? हाँ, जब 4p से 2p नहीं दिखाया, तो क्या उम्मीद कर रहे हो 5p से 2p की? तो ये भी बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। अगला मिथेन, क्या बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? क्या मिथेन बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? क्या मजाक कर रहे हो यार, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रिसाइज हैं, ना तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना तो कम है। कहाँ की बैक बॉन्डिंग, कहाँ की बैक बॉन्डिंग? हाँ, उसी तरह बताओ CCl4 बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? आंसर अगेन नहीं दिखाएगा। कौन किसको ना देने वाला है ना एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। मेन एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है, देने वाले की तो चलो बात ही छोड़ो, ठीक है। ओके, बस समझ में आ रही है? अच्छा, अगला बताओ SiF4, लॉजिक सोचना, क्या बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? फंस जाओगे, अब फंस जाओगे। आओ देखो, पहले देखो कि देने वाला के पास क्या इंटरनल कंपेंसेशन है, हाँ या नहीं। तो आंसर इस सामने है, फ्लोरीन के पास इंटरनल कंपेंसेशन होता है। तो ये देने के लिए मर रहा है, देने के लिए देख लिया। अब देखो लेने वाले के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है क्या? तो सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, हाँ होता है। कौन सा ऑर्बिटल में होता है, 3d में होता है। ये कहाँ से हो रहा है, 2p से हो रहा है। तो 2p से 3d क्या पीछे वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग दिखा देगा। अगला SiCl4, आप बताओ बैक बॉन्डिंग दिखाना चाहिए क्या? क्या क्लोरीन के अंदर इंटरनल कंपेंसेशन है? तो हाँ सर है, ठीक है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है? सर हाँ दे सकता है। किस ऑर्बिटल से देगा? तो सर 3p से देगा। लेकिन सर सिलिकॉन के पास क्या है? सर 3d है। तो क्या कभी 3p से 3d कंडीशन सुनी क्या? भाई नहीं ना, पीछे तो हमने तीन ही कंडीशन पढ़ी ना, 2p से 2p, 2p से 3p और 2p से 3d, यही थी तीन कंडीशन पढ़ी। 3p से 3d कब पढ़ी? ठीक है। तो SiF4 तो बैक बॉन्डिंग दिखा देगा, लेकिन SiCl4 नहीं दिखाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, SiBr4, क्या मजाक कर रहे हो, मतलब ही नहीं है। SiI4, सर मतलब ही नहीं है। ओके, अब बताना AlF3, वीडियो को पॉज करो और सोचो AlF3 को बैक बॉन्डिंग दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। भाई देखो Al है,
F है। तो आपको लग रहा है कि सर इंटरनल कंपेंसेशन है, हाँ सर है, क्यों नहीं है सर, 2p है। क्या एल्युमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, सर हाँ है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाँ है, तो बैक बॉन्डिंग दिखानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और असल में ये तगड़ी आयनिक बॉन्डिंग दिखाता है। क्या दिखाता है? ये आपको आयनिक फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा। ये आपने पढ़ा होगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1.7 हो जाए तो उसके अंदर आयनिक करेक्टर डेवलप होने लगते हैं। तो चूंकि इसके अंदर आयनिक करेक्टर डेवलप हो रहे हैं इसलिए ये कभी भी बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो याद रखना, ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई तो करता है। भाई पहले तो ये बैक बॉन्डिंग दिखाने के लिए आपके कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, वही तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 नेचर के होंगे ना यार, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। आयनिक बॉन्डिंग कहाँ से? तो देखो यार AlF3 के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 आयनिक करेक्टर डेवलप होगा, और जब आयनिक करेक्टर डेवलप होगा तो वो अपने आप को आयंस में रखना पसंद करेगा। मतलब Al अपने आप को तुरंत तोड़ेगा, AlF3 जो है वो Al3+ में तोड़ेगा, और जब ये अपने आप को Al3+ में तोड़ेगा तो आपको पता है कि जन्नत नसीब हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग की भाड़ में जाए, क्यों करे बैक बॉन्डिंग जब हमको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहा है फ्लोरीन, ठीक है ना। तो अगर आयनिक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग का दूर दूर तक नहीं सोचना है आपने। बैक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर की कहानी है, ठीक है। पहले आप शेयरिंग करते हो फिर आप बैक करते हो, ऐसा नहीं कि भैया लो ले जाओ, ये बैक नहीं है। पहले आप शेयरिंग करोगे। बैक वर्ड कहां से आया है? मैंने तुम्हें दिया फिर तुमसे ले लिया, मैंने तुम्हें दिया बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट फिर तुमसे ले लिया, तो जो तुमने दिया वो है बैक, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे। अगला बताओ, AlCl3 को क्या बैक बॉन्डिंग दिखानी चाहिए? AlCl3 को क्या बैक बॉन्डिंग दिखानी चाहिए? अब आप देखो ये कौन से ऑर्बिटल से है? सर 3p ऑर्बिटल से है। सर ये भी इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 3d है। तो 3p से 3d कोई कंडीशन है क्या? आंसर इज नहीं, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी नहीं होगी। अगला AlBr3 क्या बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? क्या मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक ही है। AlI3 इस भी अपने आप एक मजाक ही है, 4p और 5p की टच कर रहा है तो काहे की बैक बॉन्डिंग, ठीक है। असली कहानी यहां से शुरू होती है। NCl3 क्या बोलते हैं? NCl3 क्या ये बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? सोचो सोचो, बहुत बढ़िया चीज बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज बोल रहा हूं। NCl3। अब देखो इधर देखो, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के फॉर्म में। क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है खाली जो एक्सेप्ट करने वाला होता है? तो आपको पता है 3d। तो क्लोरीन के पास 3d है और नाइट्रोजन अपने किससे दे सकता है बेटा? 2p से दे सकता है। मतलब यस, ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे चल के वैसे इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बुलाते हैं, इसको बैक बॉन्डिंग नहीं बुलाते हैं। अभी मैं पहले पढ़ा देता हूं फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक बॉन्डिंग एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अभी आप इसको मानो कि ये बैक बॉन्डिंग है, असल में ये बैक बॉन्डिंग का एक टाइप है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अभी बात करेंगे, डोंट वरी, अभी चल, अभी बस ये मानो कि ये बैक बॉन्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो ये देखो, हाँ भाई ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कौन से एटम से दे रहा है? सेंट्रल एटम से दे रहा है। किसमें दे रहा है? साइड एटम में दे रहा है। तो जब कभी भी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम साइड एटम दे रहा है तो ये भी एक टाइप की बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। टाइप का नाम क्या है? 2p से 3d वाली बैक बॉन्डिंग, 2p से 3d वाली बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगला सोचना, NBr3 क्या बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? NBr3 क्या बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? क्या मजाक कर रहे हो, है ना भाई? 4d है, बहुत साफ साफ है। सर ये 4d का है, कहाँ है की बैक बॉन्डिंग? सर क्या NI3 बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? बस मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये भी बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगला आते हैं, आप बताइए OCH3 का होल ट्वाइस, दैट इज कुछ ऐसा,
क्या ये बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? क्या ये बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? बट ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा। कहाँ, किसको दिखा दे? कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई काम करना ही है, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन इधर देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं, क्या अब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? लॉजिक सोचना इसके बारे में। तो देखो यार, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, मान लोगे ना बात को? सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है इसके पास? 3d ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये आपका 2p ऑर्बिटल है। तो 2p से 3d बैक बॉन्डिंग दिखाएगी, तो हाँ आंसर सर दिखाएगी। कहाँ से कहाँ दिखाएगी? फ्रॉम सेंट्रल एटम टू साइड एटम। हाँ सर, ये भी पॉसिबल है, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू साइड एटम। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा बोलता है, मान लेते हैं ये GeH3, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर हाँ आपको बैक बॉन्डिंग नजर आ रही है, लेकिन मुझे एकदम नजर नहीं आती, या इम्प्रॉपर, बहुत वीक, क्योंकि कौन सा ऑर्बिटल है? 4d है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p है। तो 2p से 4d जाना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए बैक बॉन्डिंग की चांसेस ना के बराबर है। या यूँ कहूँ, बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा तो नहीं लिखो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्लियर कट है, पक्का। अगला बताना, अगला बताना। क्या आपको इसमें बैक बॉन्डिंग नज़र आ रही है? तो देखो, बहुत तगड़ी नज़र नहीं, बहुत तगड़ी नज़र आ रही है बैक बॉन्डिंग, और वो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है बैक बॉन्डिंग कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल से है? 2p ऑर्बिटल से है, और ये कौन सा ऑर्बिटल से है? 2p से है। तो ये इसको दे सकता है, इसको बोलते हैं 2p बैक बॉन्डिंग, या फ्यू कहूँ फ्रॉम साइड एटम टू द सेंट्रल एटम। इसका मज़ा तब आएगा जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे, और ऑर्गेनिक में तुम्हें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। याद रखना, कार्बोकटायन सबसे, कायनात में सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बैक बॉन्डिंग वाला होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बैक बॉन्डिंग दिखाएगा। ठीक है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखो, क्या आपको यहाँ बैक बॉन्डिंग नज़र आ रही है? लॉजिक सोचो, क्या आपको यहाँ बैक बॉन्डिंग नज़र आ रही है? तो हाँ, मैंने पीछे एग्जाम्पल इसी का दिया है, तो आप देख सकते हो ये कौन सा है? 3d है। ठीक है, 3d में जो इसमें लेगा, और ये 2p, तो ये 2p से कहाँ को जाएगा बेटा? 3d को जाएगा। तो जब कोई ऑर्बिटल 2p से 3d को जा रहा है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लो। हाँ, अगर मैं इसको ले लेता तो क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती थी? तो हाँ सर, हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती थी? सर ये 2p का है, और सर ये भी आपका 2p का है, तो 2p से 2p बैक बॉन्डिंग होगी फ्रॉम द साइड एटम टू सेंट्रल एटम, हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये है आपकी बैक बॉन्डिंग के। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो। इसको देखने से पहले कभी तुमने कार्बीन का नाम सुना है क्या? थोड़ा नहीं सुना है तो सुना देता हूँ, सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात, फिर भी एक बार दोबारा सुन लो। कार्बीन जो होती हैं बेटा, वो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती हैं। मतलब नेचर में आपकी इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं? डेफिशिएंट होती हैं। नेचर में क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। अब ये कुछ ऐसी होती हैं, आपको दिखने में लगेंगी, ये 2 फॉर्म की होती हैं कार्बीन, कार्बन की बहन है ये कार्बीन। 2 फॉर्म की होती हैं, एक होती है सिंगलेट कार्बीन, और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, क्यों सिंगलेट बुलाते हैं और क्यों ट्रिपलेट बुलाते हैं, तो अभी दिखाता हूँ, एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सिंगलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये लोन पेयर मत समझना, बैठना है, बता रहा हूँ। ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और वाला कंसेप्ट है।
ये लोन पेयर नहीं है, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। भाई कार्बन के ऑक्टेट के रिस्पेक्ट में इसने 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। अब इसको सिंगलेट क्यों बोलते हैं, तो एक टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। क्या बोलते हैं इसको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बात को समझिएगा, इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जब मैं रखने जा रहा हूँ तो मुझे इसका वैल्यू अगर देखूँ तो आपने थोड़ा सा इतना पढ़ा होगा कि जो स्पिन क्लॉकवाइज होती है उसको +½ देते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उसको -½ देते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों हैं तो आपको पता है कि वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट इज 2 1/2 प्लस में -1/2 और +1। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। इसलिए चूंकि इसमें 1 आती है इसलिए इसको नाम देते हैं सिंगलेट। और अगर मैं ये कुछ ऐसे बनाता कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब आप देखो तो 2s+1 जब लगाओगे तो 2s की वैल्यू 1/2 ऊपर वाले के लिए क्लॉक, नीचे वाले के लिए 1/2 क्लॉक +1, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब 3 की वजह से इसको बोला जाता है ट्रिपलेट। तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कार्बीन के 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म सिंगलेट होता है और दूसरा फॉर्म आपका ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट और ट्रिपलेट में बेसिक सा डिफरेंस है, यही है कि सिंगलेट में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ट्रिपलेट में हुंड्स रूल को फॉलो करता है, एक ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कौन ज़्यादा स्टेबल होती है और कब ज़्यादा स्टेबल होती है, तो देखते हैं, दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि इन कार्बीन का बैक बॉन्डिंग से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो बेटा मेरे, ऐसा है कि जनरली अगर मैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स कंसेप्ट बात करूं तो आपने पढ़ा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज भरा जाता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है, तो आप बोलते हो सर ट्रिपलेट जो है उस हिसाब से ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। क्या बोला मैंने? ट्रिपलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। मैं स्टेबल की बात कर रहा हूँ। एक किसके अकॉर्डिंग है? ये हुंड्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग देखूं या आगे कभी पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस देखूं, या यूं कहूं इसको आप एरोमेटिसिटी भी बुलाते हो, ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी भी बुलाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट से। अब आपको बैक बॉन्डिंग में क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बैक बॉन्डिंग में सिंगलेट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे मैं कह रहा हूँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे CCl और यहाँ कुछ ऐसे दिखा दिया और मैंने कहा कि क्या बेटा ये बैक बॉन्डिंग के लिए जाएगा, तो तुम साफ साफ बोल सकते हो हाँ सर ये बैक बॉन्डिंग के लिए जाने को तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि सर इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, और चूंकि सर आपको एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है इसलिए आप इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम 3p टू 2p ऑर्बिटल। ठीक है, इसलिए याद रखना सिंगलेट बैक बॉन्डिंग के लिए जाता है। लेकिन अगर मैंने यही डायग्राम कुछ ऐसे बनाया होता, दैट इज ट्रिपलेट के लिए बनाता, और मैं आपसे कहता कि बेटा बताओ क्या ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो आप साफ साफ बोलते सर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल खाली नहीं है। बैक बॉन्डिंग होने के लिए ऑर्बिटल्स का खाली होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना। अबे तुम इलेक्ट्रॉन तभी लोगे ना जब तुम्हारे पास जगह खाली होगी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे तो काहे करके इलेक्ट्रॉन लोगे। तो याद रखना बैक बॉन्डिंग में सिंगलेट की बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर एग्ज़ाम में देखो सवाल ऐसे लिखा होगा, फंसाएगा तुम्हें, CCl2 और यहाँ लिख देगा सिंगलेट और यहाँ लिख देगा CSA और CCl2 और यहाँ लिख देगा ट्रिपलेट, और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा बैक बॉन्डिंग दिखाएगा और कौन सा बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, तो साफ साफ है ये बैक बॉन्डिंग दिखाएगा और ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। हैं कुछ नहीं है, लोन पेयर अगेन नहीं है, ये हाथी के दांत हैं, दिखने के कुछ और खाने के कुछ और हैं।
ये कार्बीन्स होती हैं, ये मैंने आपको कार्बीन्स के टर्म्स में बैक बॉन्डिंग बताई। ठीक है, तो मेरी मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि कब हम लोग बैक बॉन्डिंग करते हैं और कब अपन लोग बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल मन में ये भी होगा कि सर बैक बॉन्डिंग अच्छी किसकी होगी। इस टर्म को केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या है। ठीक है, तो आओ बैक बॉन्डिंग के एक्सटेंट को समझते हैं। तो देखो, मैंने कहा कि मान लेना, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं आपको। मैंने ये ले लिया आपके सामने, थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लीजिए ऑर्बिटल ए, मतलब स्ट्रक्चर ए मान लीजिए, इसको स्ट्रक्चर बी मान लीजिए, स्ट्रक्चर सी मान लीजिए। आपसे ये पूछेगा कि इनमें से सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी। तो देखो यार, पहले तो ये दिमाग से पूछो कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, क्या तीनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, पहले ये सोचो। देखो देने वाले के की क्या कंडीशन है और लेने वाले की क्या कंडीशन है। भाई लेने वाले में तो एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, सबको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है सर, एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है। और देने वाला भी मर ही रहा होगा क्योंकि सब 2p से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बैक बॉन्डिंग तो होने वाली है सब में। सवाल उठता है अच्छी बैक बॉन्डिंग किसकी हो। तो देखो, तीन तरह के लोग थे, तीनों के पास पैसा था, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल वाला था और एक कंजूस था। अब आप मुझे बताओ, पैसा कौन इजली देगा, बड़ा दिल वाला या कंजूस। मन से आवाज आ रही होगी सर, बड़ा दिल वाला जल्दी पैसा दे देगा। अब आप इधर देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं और फ्लोरीन के पास लोन पेयर हैं। तो जो स्पीशीज बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती है, जबकि जो स्पीशीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहेगी यार मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें क्यों दूँ। तो इसका मतलब उसको देना तो पड़ रहा है, लेकिन वो मजबूरी अपने कंजूसी में दे रही है। इसलिए याद रखना कि जिसके अंदर कंजूसी कम होगी या जिसके अंदर दिल बड़ा होगा वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब आप बताओ सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आंसर इज नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में आएगा फ्लोरीन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन में सबसे तगड़ी होगी। इसका मतलब इसलिए सब सही आंसर आएगा बी, उसके बाद आंसर आएगा ए और लास्ट में आंसर आएगा सी। तो याद रखना, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम या डोनर एटम, या मैं इसको डोनर एटम भी बुला सकता हूं। है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, या यूं कहूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन ये कब कंडीशन वैलिड है, ये वाली कंडीशन, व्हेन ऑर्बिटल्स आर सेम, व्हेन ऑर्बिटल्स आर सेम। मतलब बेटा ये भी 2p का है, ये भी 2p का है और ये भी 2p का है। तो तुम सवाल पूछोगे सर ऑर्बिटल डिफरेंस हो गया, तो जैसे आओ अब आप पूछो कि सर मान लीजिए ये है और एक सर मान लीजिए ये है, सर बैक बॉन्डिंग तो सर दोनों करेंगे ना, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो आपके मन में अगर सवाल चल रहा है कि भैया फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन कम और बी ए ज्यादा हो जाए, तो आप रॉन्ग हो जाओगे, ये रॉन्ग है। आंसर क्या सही है, ए ही इज ग्रेटर देन बी। अब बोलोगे ये क्यों, क्योंकि ये बेटा 2p और 2p का है, ये बेटा 3p और 2p का है। तो अपने ऑर्बिटल में, इसको बोलते हैं विद इन द ऑर्बिटल, विद इन द ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी वो बाहर दूसरे ऑर्बिटल से तो ज़्यादा अच्छी होगी ना यार। ठीक है, माना मैं कंजूस हूँ, लेकिन अपने घर को ही पैसा देना है। अब तुम बताओ
एक तुम्हारी फैमिली में कंजूस है, पैसा खूब है, और एक तुम्हारा पड़ोसी है, कितना भी कंजूस हो, है तो तुम्हारे घर का इंसान ना, है तो तुम्हारी फैमिली का मेंबर ना, ज़्यादा इजीली पैसा कौन देगा? बाहर वाला पड़ोसी देगा क्या? नहीं ना। तो याद रखना, ये जो कंसेप्ट हमने पीछे दिया ये तब वैलिड है जब आपके पास ऑर्बिटल सेम है, लेकिन अगर ऑर्बिटल डिफरेंट हो गए तो साइज मैटर करती है। सेम कंडीशन मैटर करता है कि सेम ऑर्बिटल में है कि नहीं, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में फैमिली रिलेशन हो जाता है, इंट्रा रिलेशन हो जाता है कि हाँ यार अपने घर की बात है, कंजूस हो तो क्या हुआ, अपने घर पे तो दे रहा हूँ, है कि नहीं है। इसलिए याद रखना 3p 2p बाद में आएगी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग में, और 2p 2p पहले आएगी बैक बॉन्डिंग में। ये सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में आती हैं, उसमें आती हैं ऑर्गेनिक में। जीओसी जब पढ़ोगे तो जीओसी में इतना तगड़ा सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और पक्का आएगा। और अभी आप ये मेरे क्वेश्चंस के डेमो देख रहे हो। मैं आपको बता दूं कि मेरी एक टॉप 500 PYQ सीरीज चल रही है ऑन अनअकैडमी ऐप। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और टॉप 500 की PYQ सीरीज को उठाओ और वहाँ पे आओ तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितना तुमने पढ़ा है और तुम्हें और कितने पढ़ने की ज़रूरत है। मैं वहाँ बहुत क्लासिक क्वेश्चन कराता हूँ। टाइमिंग एवरी डे 9 PM का है। आप अनअकैडमी में जाइए, अनअकैडमी में आप जाइए, वहाँ पे मेरा नाम सर्च करिए, मुझे फॉलो करिए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाइए कि क्लास के बारे में कब कौन सी क्लास है। और ज़रूर आइएगा, यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपका लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलेंगे वहाँ पे, आपका इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर मार देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आएगा इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिएगा किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि बी और ओ की जो बॉन्ड लेंथ है, स्ट्रक्चर इसको ए मान लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर बी मान लेते हैं। बोलता है बी और ओ की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। तो आओ पहले तो ये देखो कि किसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है। ये मान लेते हैं स्ट्रक्चर ए है, और ये स्ट्रक्चर आपका बी है। पहले तो ये देखो किसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है। समझ गए होगे कि सर इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है और इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अब एक बात सोचो, अगर बैक बॉन्डिंग होने लगेगी तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्लोज आएंगे, और जब ये ऑर्बिटल क्लोज आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ रहा है, और इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं और बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अगर मुझसे कोई बोले कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा बड़ी है, तो मैं सीधे बोलूँगा कि भाई साहब BOH के होल 4 माइनस की बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ, BO वाली बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू इसके। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। और अगर यही सवाल वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए पूछता तो बट ऑब्वियस है,
जब बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका मॉलिक्यूल पास पास आके बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, टाइटली पैक्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एग्जाम में सवाल करेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, ठीक है। दूसरा एक इसी तरह और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया एक ये, एक ये, मज़ा आएगी बहुत क्वेश्चन करने में आपको मेरे साथ। NH2, एक ये, और एक ले लेते हैं ऑल आर सेम। क्वेश्चन पूछा है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ निकिल एंड सिलिकॉन। निकिल और सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो इन क्वेश्चंस में। लेट्स सपोज करो ऑप्शन ए, बी, सी एंड ऑप्शन डी। टिक 1, कौन सा ऐसा है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे छोटी है, या यूँ कहूँ सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को कह रहा हूँ, चाहे ऐसे कंपेरिजन में आ सकता है, चाहे पूछे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ कौन सी है। तो देखो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो रही है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, बाकी H वैलेंसी पूरी कर लेना। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो रही है, और बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे 3 साइड से बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की कितनी साइड से बेटा, 2 साइड्स है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की कितनी साइड है, सिर्फ 1 साइड है। आप इसको ही ऊपर वाले को डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बुलाते हो, अभी मैं बताऊंगा क्या है। जब बैक बॉन्डिंग की चांसेस ज़्यादा होंगी, मैं इससे भी ओवरलैप करूंगा, मैं इससे भी ओवरलैप करूंगा, मैं इससे भी ओवरलैप करूंगा, तो पर बॉन्ड लेंथ जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई एक है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करूं, एक है मैं तुमसे भी करूं, इससे भी करूं, बी से भी करूं, एक है मैं तुमसे भी करूं, बी से भी करूं, सी से भी करूं, तो कहीं ना कहीं दोस्ती का कुछ तो आएगा। अगर तुम एक होते तो मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड होते, बेस्टम बेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक है कि हाँ भाई ये तीनों मेरे फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब मैंने अपनी चार्ज डेंसिटी तीनों में बांट रखी है, तो उतनी परफेक्ट ओवरलैपिंग तीनों के साथ नहीं होगी। एक टर्म होता है केमिस्ट्री में ऑन द टाइम स्केल, कितने टाइम के लिए आप मेरे साथ बैक बॉन्डिंग कर रहे हो। तो बात साफ दिख रहा है, ऑन द टाइम स्केल यहाँ पे आपको 3-3 बार करना पड़ रहा है बैक बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पे आपको क्या है, एक बार में ही बैक बॉन्डिंग करना पड़ रहा है। तो अगर आपको एक बार में बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग करना पड़ेगा, तो ऑन द टाइम स्केल आप मेरे साथ अकेले हो, हम दोनों अच्छे पक्के दोस्त हैं, तो मिलके चिपक जाएंगे, और हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो और मजबूत हो जाएगी, या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे 3-3 फ्रेंड्स हैं, तो कुछ टाइम मैं तुम्हें दूंगा, कुछ टाइम मैं बी को दूंगा, कुछ टाइम मैं सी को दूंगा। इसका मतलब मैं टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को अलग अलग बांट रहा हूं, तो उतनी अच्छी दोस्ती तीनों से में भी ना हो जितनी एक से अकेले की दोस्ती हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 बार चांसेस हैं, इसका मतलब इसकी ऑन द टाइम स्केल बैक बॉन्डिंग तो अच्छी होगी, बट बॉन्ड लेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसकी होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सी की, बी की, एंड देन ये की। ये बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है, ठीक है। यही चीज अगर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाता, पलट जाता। तो देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में यार। सिर्फ पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एप्लीकेशंस के साथ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा पहला एप्लीकेशन था, इस एप्लीकेशन का नाम दिया मैंने क्या, बॉन्ड लेंथ का एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल का एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, बॉन्ड एंगल का एप्लीकेशन। बॉन्ड एंगल का कैसा एप्लीकेशन है, तो मान लें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका एंगल अल्फा है,
और मान लेना इधर वाला एंगल क्या है बेटा, आपका बीटा है। अब आपसे सवाल ये करेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अल्फ़ा ज़्यादा होगा या बीटा ज़्यादा होगा। सवाल आपसे करेगा कि अल्फ़ा ज़्यादा होगा या बीटा ज़्यादा होगा। थोड़ा सा सोचो, टाइम दो, थोड़ा सोचो, टाइम दो। सोचा? तो आओ देखते हैं। पहले देखो कहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है? क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? आंसर इज नहीं है। इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या है आपके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होने की चांसेस पूरी है। अभी बताया था कि अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ जो है घटेगी, और जब बॉन्ड लेंथ घटेती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ये बात शायद सबको पता होगी कि बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एंगल से इन्वर्सली का रिलेशन होता है। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है नॉर्मल कंडीशंस पे। एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में है वो अलग बात है, लेकिन बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एंगल से इन्वर्स का रिलेशन होता है। अब आप नाइट्रोजन अपने ऑर्बिटल सिलिकॉन में दे देता है, तो ये जो है बैक बॉन्डिंग जब कर रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, और जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब बेटा बीटा का जो बॉन्ड एंगल होगा वो अल्फा से ज़्यादा होगा। क्या बोला मैंने? बीटा का जो बॉन्ड एंगल है वो अल्फा से ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ऐसे ही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अल्फा बीटा वाले, ये सब करने वाले, तो आप करते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए अगेन PYQ पे मिलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है वो है इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? सेम एग्जांपल लेते हैं, एकदम पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं। आइए, अगेन यहाँ पे चूंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो इसका जो लोन पेयर है ना बेटा, ये वाला, इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये तो पता है ना कि लोन पेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकलाइज्ड और एक होते हैं डी लोकलाइज्ड। जो आवारा लोन पेयर होते हैं, अपना घर छोड़ के कूदा फांदी करते हैं, वो हमारे क्या हैं, डी लोकलाइज्ड। और ऐसे लोन पेयर जो कि अपने घर पे रहते हैं, मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, लोकलाइज्ड है। भाई जैसे ये है तो ये अपने घर पे ना रुक के खूंदा फांदी करेगा इधर उधर, तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मेरा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और वो भाई साहब कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो आप सोचो, एक तरफ आपका लोकलाइज्ड है, एक तरफ डीलोकलाइज्ड है। आपने केमिस्ट्री में या पीछे वाले वीडियोस में हाइब्रिडाइजेशन निकाली होंगी कि हाइब्रिडाइजेशन इज द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यार इधर वाले घर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो 3 है, और लोन पेयर कितना है? तो 1 है, सम हो गया 4, और 4 हो गया तो ये हो गया sp3। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नाइट्रोजन जा चुका है रेजोनेंस में, मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसका मतलब ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को आप कंसीडर नहीं करते हो, इसलिए इसकी जो हाइब्रिडेशन आएगी वो आएगी sp2। तो इधर वाले की sp2 और इधर वाले की sp3। आप ये देखा करो बस, अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वो लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड ना होके डीलोकलाइज्ड होता है, और जब वो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है तो वो रेजोनेंस का हिस्सा है या बैक बॉन्डिंग का हिस्सा है, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा वो काउंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब
इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो सिलिकॉन वाले के साथ है वो डीलोकलाइज्ड है, जो नाइट्रोजन सिलिकॉन वाले के साथ है वो डीलोकलाइज्ड है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करोगे और वो होगा आपका sp2, जबकि ये वाला क्या होगा आपका sp3 होगा। ठीक है, यही असर इसकी शेप और ज्योमेट्री में भी आएगा। जैसे आपको पता है कि sp3 वाले की जो शेप होगी वो क्या होगी यार, टेट्राहेड्रल शेप होगी। शेप ना बोल के मुझे ज्योमेट्री बोलनी चाहिए, शेप तो पिरामिडल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है, TBP दैट इज ट्राइगोनल, पगला गया हूँ मैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है दैट इज TP। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अच्छा चलो, अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए नाइट्रोजन की यहाँ पे दोनों में शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। क्या बोला, नाइट्रोजन की शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। तो ये लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग यहाँ से हो नहीं सकती, तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 आएगा तो ये हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि इसकी बात करें, ये इधर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब ये लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक और एक, ये दो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो शेप होगी वो लीनियर शेप होगी। लीनियर शेप होगी तो एंगल नियरली 180 होगा, इसका एंगल नियरली 120 होगा। प्रॉपर 120 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बगल में पाई बॉन्ड्स और बैठे हैं तो थोड़ा रिपल्जन दिखाने के लिए मर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका लोन पे इसका एंगल कितना आ रहा है, 180, इसका आ रहा है 120, अल्टीमेटली दोनों का लीनियर है। ठीक है, यहाँ का ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका लीनियर है। कर लोगे ना ये बात, शॉर्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला एप्लीकेशन आएगा, इस एप्लीकेशन को बोलते हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस करेक्टर। इसको बताने से पहले ये बात मैं मान के चल रहा हूं कि आपको लुईस एसिड पता है और लुईस बेस क्या है। फिर भी लुईस एसिड वो स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जानते हैं, और लुईस बेस वो स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जानते हैं। जैसे इधर देखो, जैसे BH3 है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये एक्सेप्ट करना जानता है, इसलिए आपका ये लुईस एसिड है। जबकि यहीं अमोनिया के पास लोन पेयर है और वो उस लोन पेयर को डोनेट करना जानता है, और चूंकि वो उसको डोनेट कर सकता है इसलिए वो आपका क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि अगर स्पीशीज एक्सेप्ट कर रही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लुईस एसिड, और डोनेट कर रही है तो वो बेस। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे आता है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया BH3 का और एक एग्जांपल लिया BF3 का। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि पहले तो यार देखो ये लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं समझता, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए दोनों ही का नेचर क्या होगा, लुईस एसिड वाला होगा। अब सवाल उठता है कि ये स्ट्रक्चर लुईस एसिड अच्छा है या ये वाला स्ट्रक्चर एसिड अच्छा है। लुईस एसिड तभी अच्छा लुईस एसिड है जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। क्या बोला, लुईस एसिड तभी अच्छा एक लुईस एसिड है जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग नज़र आ रही होगी। जब बैक बॉन्डिंग नज़र आ रही है
तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो इसके फैमिली मेंबर्स ही रेडी हैं। अगर इसके फैमिली मेंबर्स बेटा रेडी हैं तो इसको क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है क्या? अमूमन तुम ऐसे एग्जाम्पल लो कि तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है, दो ऑप्शन है, या तो तुम्हारी फैमिली वाले मेंबर पैसा दें या तो तुम्हारे बाहर पड़ोसी पैसा दें। तुम बताओ, दिल से पूछो कि कौन ईजिली पैसा देगा? तो आंसर है सर मेरा फैमिली मेंबर वाला ही मुझे ईजिली पैसा देगा। अब यार तुम्हें खर्चा चाहिए तो पापा मम्मी से मांगोगे कि पड़ोसी वाले अंकल से मांगोगे? लेकिन इन केस किसी रीज़न से आपसे नहीं मिल पा रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तब आप जद्दोजहद करोगे, पड़ोसी से मांगोगे, फ्रेंड से मांगोगे, ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे भी देखो BH3 के पास जो इलेक्ट्रॉन कमी है उसको देने वाला कोई नहीं है, तो वो बाहर किसी का इंतजार करेगा, जैसे अमोनिया का इंतजार कर रहा है, आ बाबा अमोनिया मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन यहाँ पे क्या अमोनिया ईजिली आ पाएगी? क्या अमोनिया ईजिली आ पाएगी? तो आंसर इज नहीं। फ्लोरीन बोलेगा यार मुझसे ले लो ना। देखो बाहर से जब मिलेगा तो उसको बोलते हैं इंटर बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटर बॉन्डिंग। और अपने अंदर की जो कहानी होती है उसको बोलते हैं इंट्रा। और पहले इंट्रा की चांसेस होती है, उसके बाद इंटर की चांसेस होती है। तो इसका मतलब ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कौन करेगा? आंसर इज ए, बी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसको घर से मिल रहा है, बाहर से एक्सेप्ट मतलब बाहर से एक्सेप्ट। तो ए जल्दी एक्सेप्ट करेगा और बी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक ही कंक्लूजन कह सकता हूं कि जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बोल सकता हूं? तो लुईस एसिड इन दोनों में से अच्छा कौन हुआ? तो आंसर इज सर ए। या यूं कहूं कि जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी उसके अंदर लुईस एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। ये इसका इनवर्सली रिलेशन हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है? तो बैक बॉन्डिंग का लुईस एसिडिक कैरेक्टर से कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स का रिलेशन है। अगर यही बात मैं लुईस बेस के लिए करूं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कुछ ऐसा, अब मैंने आपसे पूछा कि इस नाइट्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। तो एक है कि भैया मैं अपनी फैमिली मेंबर को डोनेट कर दूं, और एक है कोई बाहर वाला ले जाए। तो लुईस बेस की डेफिनेशन होती है कि ऐसे स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को डोनेट करे, अपने को नहीं। अपने को तो बैक बॉन्डिंग हो रही है ना यार, अपने में तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहां तो थोड़ी ना कोई बैक बॉन्डिंग हो रही है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है बाहर वाले को, वो हमारे लुईस बेस होते हैं। अब फिर वही बात, आपके पापा को पैसा देना है और आपको अगर ज़रूरत है तो तुमको देंगे या किसी और को दे के चले आएंगे? हैं? तो आंसर है सर तुमको देंगे। इसका मतलब उनके बाहर डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, जबकि तुमको डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब लुईस बेस अच्छा कौन हुआ? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बोल देता हूँ ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है। सही सोचा तुमने, एकदम सही सोचा कि ए जो है वो ज़्यादा लुईस बेस अच्छा हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि जो बैक बॉन्डिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेस कैरेक्टर है। बैक बॉन्डिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेस कैरेक्टर है। हाँ, ये मत बोलना कि सर जो लुईस एसिड अच्छा है तो लुईस बेकार। भाई दोनों अलग अलग अपनी जगह सही हैं। मतलब बैक बॉन्डिंग लुईस एसिड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बैक बॉन्डिंग लुईस बेस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात वही समझ में आ रही है ना यार? दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, अगर बेस अच्छा नहीं तो एसिड तो अच्छा, तो ये सोचते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं यार, दोनों को इंटरलेट मत करना। ठीक है, अगला आएगा
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन भी ले लो, दोनों यहीं पे ले लेते हैं। पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन की। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक टच दे रहा हूं यार। आपसे मैं पूछूं कि मेरे पास ये दो कार्बोकैटायन है, एक ये है और एक ये है। अब अच्छा कार्बोकैटायन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन, ए या बी? अब एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होती है, पहले इसको सोच लो। आपको क्या अगर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है पहले वो सोचो, और जो मैं आंसर दूंगा उसको सोचना। हो सकता है सेम हो और हो सकता है अलग अलग हो। देखो, मन में बच्चों का सवाल ये आता है, मन में बच्चों का सवाल होता है, सर ये कार्बोकैटायन है, सर यहाँ पे फ्लोरीन है, सर फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो खींचेगी, तो ये तो बर्बाद ऑलरेडी है और फ्लोरीन इसको और बर्बाद करेगी। लेकिन सर यहाँ पे भी तो यही है और ये कम खींचेगा क्योंकि उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि सर क्लोरीन के अंदर जो है, क्लोरीन के अंदर जो है वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, सर बी ज़्यादा स्टेबल हो ए से। लेकिन ये क्या है, 100% रॉन्ग। क्यों 100% रॉन्ग है? मैंने पीछे बताया था एक एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग में, ये भी 2p का है बेटा, ये भी 2p का है बेटा, ये भी 2p का है, लेकिन ये भाई साहब 3p का है। बताओ ज़्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ, 2p 2p में या 3p 2p में? हाँ सही बोल रहे हो, 2p 2p में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है। अगर 2p 2p में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है तो भाई कार्बोकैटायन को तो स्टेबिलिटी चाहिए, वो दे रहा है। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ यार, ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए। याद रखना, बहुत ही क्लासी क्वेश्चन है। जेई में ऐसे टाइप के क्वेश्चन या तो केमिकल बॉन्डिंग के नाम से आएंगे या तो जीओसी के नाम से आएंगे। ठीक है, क्लियर कट है मेरी बात? बढ़ें आगे। अगला आएगा स्टेबिलिटी इन कार्ब एनायन। कार्ब एनायन में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा और क्या ट्रेंड होगा, तो आओ देखते हैं। मान लेना, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, एकदम ऐसा ही कैसा कुछ। स्ट्रक्चर इसको ए बोल देते हैं, इसको स्ट्रक्चर बी बोल देते हैं, और सवाल आपसे स्टेबिलिटी का करता है। आपसे पूछता है बता भाई मेरे कौन ज़्यादा स्टेबल। मन में दो तरह के सवाल होते हैं कि सर फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा है, तो ये तो सर आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा हो गया। फ्लोरीन मर रहा है खाने के लिए और क्लोरीन देना चाह रहा है, कार्बन सॉरी देना चाह रहा है, तो फटाफट आप बोलोगे सर ये खींच लेगा। और जब खींच लेगा तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या ज़्यादा स्टेबल लग रहा है? ए ज़्यादा स्टेबल हो बी से। लेकिन आप क्या हो, गलत हो। गलत क्यों हो? देखो यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। कहाँ से कहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है? 2p से 3d की बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्या बोला मैंने? 2p से 3d की बैक बॉन्डिंग हो रही है। और एक बैक बॉन्डिंग से मिलने वाली स्टेबिलिटी कायनात की सबसे मोस्ट स्टेबिलिटी है। मेरी बात तो समझ पा रहे हो, हाँ या नहीं? क्लियर कट है मेरी बात? ठीक है, इसलिए याद रखना बी ज़्यादा स्टेबल होता है ए से स्ट्रक्चर में। क्लियर कट है? श्योर? समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला एप्लीकेशन है बैक बॉन्डिंग बहुत हो गया ना,
बैक बॉन्डिंग इन बोराजाइन, बोराजाइन दैट इज शॉर्ट फॉर्मूला होता है B3N3H6। ठीक है, इसको कुछ बुक्स इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बुलाती हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बुलाती हैं। अभी समझ में आ जाएगा बेंजीन क्यों नाम दे रहे हैं और इनऑर्गेनिक क्यों, ओके इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और बेंजीन क्यों देते हैं। आओ देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बेटा ऐसा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा लो वैलेंसी पूरी करने के लिए। लेकिन अभी भी बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ और नाइट्रोजन भाई साहब के पास क्या है, लोन पेयर हैं। तो नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग की हेल्प से इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला नाइट्रोजन इसको देता है और ये वाला नाइट्रोजन इसको देता है। तो ओवरऑल नाइट्रोजन बोरॉन को बैक बॉन्डिंग की हेल्प से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको अपन लोग बुलाते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा, क्यों इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल रहा हूँ, देखो बेंजीन में कुछ ऐसे ही तो होती है, बेंजीन भी तो कुछ ऐसे ही है। बाकी वैलेंसी पूरी कर लेना, ठीक है। बेंजीन भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, 3 पाई बॉन्ड होंगे, 3 जर देख रहे हो यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पे 3 बैक बॉन्डिंग है। ये भी अपने आप में एक टाइप ऑफ पाई बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग बोलो या टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग बोलो, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछेगा कि ज़्यादा स्टेबल कौन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेंजीन एंड बोराजाइन में ज़्यादा स्टेबल कौन, बोराजाइन या बेंजीन। तो आपको लग रहा होगा सर हम पढ़ के आए हैं बेंजीन में रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो देखो यार बेंजीन स्टेबल किस वजह से है, लिख लो भाई, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस है। क्या बोला, बेंजीन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस है, जबकि बोराजाइन है स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल कौन, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी या बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो याद रखना बेटा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए याद रखना बैक बॉन्डिंग की वजह से जो इन बोराजाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू बेंजीन के, ठीक है, बात में आएगी। दूसरी बात, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं थोड़ा, तो ये पोलर सॉल्वेंट सच एस पानी में ये डिसॉल्व नहीं होंगे, नहीं होंगे, जबकि यहाँ वाले जो पोलर सॉल्वेंट हैं ये पानी में डिसॉल्व होंगे। तो चूंकि इधर ये पोलर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं, तो ये तो पता है ना यार इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस से ये पोलर है, और पानी भी बेटा आपने पता है आपको पोलर है, और आप केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ के आते हो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट पढ़ के आते हो। तो अल्टीमेटली पोलर जो है वो पोलर में घुल जाता है, इट मीन्स लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट ट्रू है, और अगर लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट ट्रू है तो बोराजाइन पानी में घुल जाएगा, जबकि बेंजीन पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, रिएक्शन ऑफ बोराजाइन दैट इज B3N3H6 विथ HCl, आपसे पूछेगा कि B3N3HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और कितने मोल्स इसके यूज़ हो जाएंगे, और किस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या बोला, किस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं।
अब ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर बना ले। अब आप क्या कर रहे हो, इसको HCl से रिएक्ट करा रहे हो। तो देखो H प्लस और ये Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब नाइट्रोजन और बोरॉन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आंसर इज नाइट्रोजन। इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड फ्यूचर में तोड़ने की बात करूँगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे ये Cl जाए और इस नेगेटिव चार्ज पे ये हाइड्रोजन जाए। ओके, और अगर कुछ ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने लगेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ये, एक नया हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन नया आया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन नया आया। बोरॉन पे एक हाइड्रोजन पहले से था और एक Cl आएगा, तो एक हाइड्रोजन पहले से था, एक Cl आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक Cl आया, एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन Cl आया। तो अल्टीमेटली कह सकते हो कंक्लूजन कि बोराजाइन दैट इज B3N3H6 से जब HCl ने रिएक्ट किया तो 3 मोल्स ऑफ HCl यूज्ड हो गए और आपके सामने प्रोडक्ट कुछ ये आते हुए नज़र आया। तो आप ये देख पा रहे हो कि कैसे बोराजाइन HCl से कंबाइन कर रही है और प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि यहीं पे HCl की अगर आप बेंजीन से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें काफ़ी थी। ब्रिज बॉन्डिंग मैंने लिखवाया तो है लेकिन बहुत हो गया आज। नेक्स्ट टर्न से अपन लोग ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ेंगे। एक काम करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ लेंगे और डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे अगर टाइम तीनों मिलता है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंसली मेरे वीडियो को सुना। ठीक है, अगेन मुझे सब्सक्राइब करने के लिए हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे धीरेन्द्र क्षेत्रपाल ढूंढिए, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए और मेरे PYQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। अगेन बहुत इकोनॉमिकल फीस में हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 30K हम आपसे लेते हैं। आपको 10% इंस्टा डिस्काउंट मिलके 27K हो जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ DHIREN। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन दबाना तो एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, सो दैट आप हमसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।